हाँ, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। आपका सिलेबस पूरा हो गया है और सिलेबस पूरा होना ही कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही इस नाम से आपके नंबर आने वाले कि सिलेबस पूरा हो गया आप नंबर आ जाएंगे। वापस वो सारी बातें आपको याद करनी है, दोहराई करनी है, ठीक है। तो इतना तो आप याद रखो कि जितने पाठ सिलेबस में आपके लगाए गए हैं वो सारे पाठ उसी हिसाब से फिर से नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार भी सोचकर सिलेबस तैयार करती है। जुलाई में स्कूल खुलता है, मार्च में एग्जाम होते हैं बोर्ड वाले, तो उससे पहले पहले सिलेबस पूरा होता है। तो सारे पाठ उसी प्रकार से वही सिलेबस दोबारा नहीं हो सकता, 2 साल का नहीं होता, वो 1 साल का होता है। समझ बात है। तो इतना हो सकता है कि पाठ परिचय पढ़ा जा सकता है, और प्रत्येक पाठ का जो पाठ परिचय होता है वो पाठ परिचय उस पाठ की मूल बातों को लेकर ही लिखा जाता है। पाठ परिचय में हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या वर्णित है, क्या बताया गया है इस कविता में या इस पाठ में, विषय वस्तु क्या चुनी है, किस विषय वस्तु पर यह कविता बनी है, किस विषय वस्तु पर यह कहानी लिखी है। तो वो बात क्लियर हो जाती है पाठ परिचय में, और पाठ परिचय में मूल भाव तो क्लियर हो ही जाता है, साथ में लेखक का उद्देश्य भी क्लियर हो जाता है, और उस पाठ में क्या संदेश है वो भी पाठ परिचय में आराम से आकलन किया जा सकता है कि ये पाठ, ये कविता क्यों लिखी गई है, क्या इसमें मूल बात है। तो वो पाठ परिचय आपको बार बार पढ़ना चाहिए, और पाठ परिचय 5, 10, 15 लाइनों का होता है, 5-7 मिनट में पढ़ा जा सकता है। तो एक बार मैं ढंग से पढ़ा दूंगा टाइम लगाकर, उसके बाद दोबारा पाठ परिचय पढ़ना, हर 5-7 दिन बाद पाठ परिचय पढ़ लिया करो, क्योंकि पूरी कहानियां तो दोबारा नहीं पढ़ी जा सकती है ना। इतना टाइम नहीं है कि पूरी कहानी, पूरा पाठ, सारा सिलेबस हो सके। लेकिन अगर शुरू में ढंग से पढ़ा हुआ है ना सारे पाठ, तो आपको सिर्फ पाठ परिचय बार बार पढ़ना है। अब मैं बार बार पढ़ने का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तो पाठ की सारी कहानी रिवाइज हो जाएगी, एक बड़ा जो कारण है जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है पाठ परिचय के जो मूल शब्द हैं, जो मूल वाक्य हैं, वो वाक्य, वो शब्द जो के त्यों याद हो जाएंगे। और अगर आपने अपने उत्तर में उसी पाठ से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसके उत्तर में आपने उन्हीं बातों को, पाठ परिचय वाले शब्द और पाठ परिचय वाली पंक्तियों, वाक्यों को यूज किया अपने उत्तर में, तो फिर आप इंटेलिजेंट माने जाएंगे, बजाय इसके कि पासबुक वाले उत्तर रट करके लिखते हो। पाठ परिचय वाली जो पंक्तियां, जो बातें आप लिखते हो, जो शब्द यूज करते हो हूबहू, तो अगले को एहसास हो जाता है, बोर्ड में जांच करता को कि ये बच्चा साल भर पढ़ा है, इस बच्चे ने साल भर किताब खोली है। तो वो शब्द ज्यादा यूज करोगे तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और वो आपको 90 क्रॉस तक पहुंचाएगा। तो पाठ परिचय बार बार पढ़िए। अब इतना ही टाइम बचा है कि सारे पाठ नहीं पढ़े जा सकते, हाँ 10-15 लाइनों का पाठ परिचय पढ़ा जा सकता है। तो आज से शाम को, सुबह, दोपहर, रात को, जब कभी भी आप 15-20 मिनट निकालिए और सोचिए कि आज मैं 5वें पाठ का पाठ परिचय करूंगा, आज मैं 3रे पाठ का पाठ परिचय करूंगा। नंबर से लग जाओ पहले पाठ से, और पाठ परिचय को बार बार पढ़ते रहो। बार बार पढ़ने से वो चीज, वो शब्द, वो वाक्य आपके दिमाग में गुजरते रहते हैं, और पाठ भी तरोताजा होता रहता है। क्योंकि अब फरवरी चल पड़ा, मार्च में एग्जाम है, थोड़ा टाइम बचा है, और जुलाई में पढ़ा हुआ पाठ याद नहीं है ना सारी बातें। और एक एक पाठ की पंक्तियां मैं बता चुका हूं, दोबारा नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए सही रहेगा ये कि आपकी दोहराई भी हो जाएगी और सारे पाठ की कहानी मूल रूप से वापस रिवाइज हो जाएगी। तो पाठ परिचय पढ़ना शुरू करो, और बीच बीच में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी मौका मिले, संडे को, कैसे भी, तो आप पाठ परिचय दोहरा लिया करो, ठीक है। एक बार तो गहराई से पढ़ना पड़ेगा, वो मैं पढ़वा दूंगा। बाद में जब एक बार गहराई से पढ़ लेते हैं, फिर तो उन पंक्तियों को याद करने के लिए, वो शब्द याद रखने के लिए और रीडिंग ही लगानी है, वो 5 मिनट में लग जाती है। तो 5 मिनट तो आप कभी भी निकाल सकते हो, समझाई बात है। कभी आधा घंटा निकालो कि आज पहले से 5वें तक 4-5 पाठों के पाठ परिचय पढ़ूंगा, तो आधा घंटा में पढ़ सकते हो। तो 5 पाठ एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, और वो शब्द आपके बहुत काम आएंगे, और वही आपको इंटेलिजेंट बच्चा सिद्ध करेंगे, वही शब्द किताब वाले। ऐसे ही ठुल्ले मारोगे, ऐसे ही अपनी टूटी फूटी शब्दावली में वाक्य लिखोगे, तो वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे। समझाई बात है।
और हमें टारगेट लेकर चलना है 90 क्रॉस, हिंदी में 90 क्रॉस करवाने हैं, तो फिर वही शब्द यूज करो आप। तो आज मैं शुरू करवा रहा हूँ पहले पाठ से, और क्रम से रोज एक पाठ का दोहरान करेंगे पाठ परिचय से, और पाठ परिचय में बहुत सारी बातें कवर हो जाएगी। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपका जो अंतरा भाग 2 पुस्तक है, उसका कविता खंड है जयशंकर प्रसाद, पहला पाठ है देवसेना का गीत है, उसमें एक कविता, तो दूसरी कविता है कार्नेलिया का गीत। तो ये जो गीत है पहला देवसेना वाला, ये तो स्कंद गुप्त जो नाटक लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद का, उससे है। और जयशंकर प्रसाद कहानीकार है और कवि भी है, तो साथ साथ नाटककार भी है। एक ये चंद्रगुप्त, इससे ये गीत लिया गया है। तो पाठ परिचय निकालो आप, जो किताब नहीं लाया वो कल से लानी शुरू कर देना। आज जिसके किताब पास में है उसके पास बैठ जाओ और शांति से सारी बातों को दोहरान करो, और कल से किताब ले आना। और आप भी किताब लेकर बैठे, सारे पाठ की दोहराई करवाता रहूँगा। इस चैनल से जुड़े रहें, रोज देखते रहें, और हर रोज आपको एक पाठ क्लियर करवाया जाएगा। तो आप किताब ला कर बैठ सकते हैं। जैसे जैसे पढ़ाऊँगा उन शब्दों को रेखांकित करते रहना, और जिन जिन शब्दों को, वाक्यों को मैं जैसे बोलता हूँ तो ध्यान से देखते रहना, तो वो शब्द, उनकी मात्राएं दिमाग में बढ़ जाती है। 5-7 बार पाठ परिचय पढ़ते ना, तो वो सारे शब्द तो गलत नहीं लिखे जाएंगे। हिंदी में गलतियों का नुकसान हो जाया करता है, जितनी ज्यादा गलतियां करते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा मान लेता है। एक बार उसने कमजोर बच्चा मान लिया ना, तो फिर वो आपको 90 क्रॉस नहीं करके देगा। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें मैं बार बार कहता हूँ। एक तो आपके पाठ का नाम गलत नहीं होना चाहिए, एक कवि का नाम गलत नहीं होना चाहिए। ये तो बड़े बड़े किताबों में ऊपर ऊपर छपे रहते हैं। ये इतना बड़ा छपा जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, कईयों को लिखना ही नहीं आ रहा सुमित्रानंदन पंत। समझ आई बात है? तो अगर पाठों के नाम में ही गलती कर रहे हो तो साल भर क्या किया, साल भर क्या किया, जुलाई से लेकर मार्च आने वाला है। तो कहने का मतलब है कि आप पाठ परिचय को ध्यान से देखते रहना, उनके शब्दों को दिमाग में बिठाते रहना, तो गलतियां भी कम होंगी और वो शब्द लिखने में काम आएंगे आपके। तो देखो, एक और बता देता हूं साथ ही कि आपके जो पाठ परिचय है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेखक या कवि परिचय भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एक प्रश्न आता है कवि परिचय, लेखक परिचय आता है ना, तो उसकी भी दोहराई करनी है साथ साथ में। तो उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था, दोबारा दोहरा देता हूं। आपके घबराने की कोई बात नहीं है ज्यादा। तो एक तो 7-8 कविताएं होती होंगी, 7-8 एक गद्य भाग होते होंगे, 12-13-15 पाठ होते होंगे एक किताब में। तो आप एक पेज थोड़ा सा बड़ा, उसके खाने से बना लीजिए। पहला खाना पतला यानी कम छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा। इसमें लिखिए क्रम संख्या, यानी कि पाठ का नाम, और एक कॉलम नहीं, वो पाठ का जो कविता है तो कविता का नाम या लिख लीजिए। अगला उसके कवि का या लेखक के नाम का। और ये जो खंडा बना लिया बड़ा बना लेना। इसमें पाठ परिचय की जो मूल बातें हैं, जो मूल पंक्तियां हैं, वो यहाँ लिख लेना। समझाई बात है? तो पहला पाठ यहाँ लिखोगे, तो दूसरा यहाँ मत लिखना, क्योंकि यहाँ आगे 3-4 लाइनें पहले पाठ की मूल बात की लिखेंगे। तो यहाँ पहला पाठ लिखा है तो यहाँ दूसरा। समझ आ रही बात है? इस तरह से आप चार्ट बना करके रख सकते हो। जो आपका अध्ययन रूम है, स्टडी रूम है, जहां पढ़ते हो वहां चिपका सकते हो। आप बड़े बैनर पर लगा करके, लिख करके यहाँ भी आप लगा सकते हो, या दीवारों पर लगा सकते हो। जैसे क्लास में आते हैं वो दिखता रहता है, और बार बार वो पाठ के नाम, लेखक के नाम, तो मात्राएं भी गलत नहीं होंगी। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था बहुत बड़ा, कि आप ये संसार कभी भी सही नहीं मान सकते, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है। आप ये संसार कभी भी सही नहीं मान सकते, ये देखा ही नहीं है। आप ये संसार एकदम से बता दोगे कि ये सही है, और ये आपने 20 बार लिख कर याद नहीं किया था, पर बार बार देखा है, तो आप कहते हो ये सही है, ये गलत है। यस या नो? सही कह रहा हूं ना? कोई आपको कहे संसार ये होता है, आप मान लोगे क्या? नहीं। और कोई कहे ये संसार है, तो मुझे ये बताओ, ये आपने सही कैसे माना? बार बार देखा होगा, आंखों के आगे से गुजरा होगा ये, तो आंखों के आगे से गुजारते रहिए ये शब्द है, तो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है? और एक थोड़ा सा मैं आपको विश्वास जगाने के लिए कह रहा हूं कि आप यूं मत सोचें कि बार बार पूरा पाठ पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे तो फिर भूल गए ना भूल गए। ऐसी कोई ज़्यादा समस्या होती नहीं है हिंदी में। तो इसलिए
क्योंकि कविताएं हैं, एक बार अर्थ समझ में आ गया। कहानियां हैं, एक बार आ गया तो आ गया। अब बार बार पहली बात पढ़ने का टाइम ही नहीं है, पूरा पाठ टाइम भी नहीं है, और फिर बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लग रही। कहानी पढ़ ली, एक बार समझ में आ गई ना, अगर दोबारा पढ़ने की जरूरत है तो मैं तो ये मानता हूं कि आपने पहली बार पढ़ते समय टाइम नहीं लगाया, गंभीर नहीं हुए। पहली बार आपने पढ़ लिया तो अब नमक का दरोगा बार बार क्या पढ़ोगे? अगर आपने नमक का दरोगा 10 बार पढ़ लोगे तो क्या वो जो नमक का व्यापार करता था वो आलू बेचने लग जाएगा क्या? अलोपी दिन आलू बेचेगा? तो बार बार पढ़ने से क्या मतलब है? मैं यूं नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना चाहिए, मैं यूं कह रहा हूं आपका आत्मविश्वास जगा रहा हूं कि ज्यादा जरूरत नहीं है, विश्वास रखिए। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो बातें तो वही रहनी है ना। तो अब आप पाठ परिचय के शब्दों पर ज्यादा गौर करो, पाठ परिचय को ज्यादा दोहरान करो। उसका कहानी तो याद ही है, हिंदी में कहानी की ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होती, कहानी तो बच्चे याद ही हो जाती है। अरे रामचरितमानस कब लिखी गई कि हमने ज्यादा पढ़ी नहीं, तो भी हम बता सकते ना कि सीता को रावण उठा के ले गया था, उसको दोबारा पढ़ने से कुंभकर्ण थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो ये तो आपको विश्वास पैदा करने के लिए कह रहा हूं। हाँ, सब पर नियम लागू नहीं है। ये जिस बच्चे ने वो पाठ कभी पढ़ा ही नहीं हो या जो पढ़ाया गया उस समय 3-4 दिन की छुट्टी पर रहा हो, उसको तो पढ़ना पड़ेगा भाई। उसको इस नियम में नहीं बांध सकते आप, उसको तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो तो विश्वास जमाने के लिए कह रहा हूं कि अगर आपने शुरू में पाठ को ढंग से पढ़ा है तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हाँ, पाठ पीछे बार बार पढ़िए, सारी बातें दोहरान में आ जाती है। तो सुनो, पहला, जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्म हुआ और 1937 में मृत्यु हुई। तो आप पाठ परिचय की, जैसे ये एक चार्ट बनाने की बात कही थी मैंने, वैसे ही आप पाठ परिचय के अलावा लेखक परिचय के अभी एक पेज बना सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो जिसमें 5-7 जो मुख्य लेखक है आपके, उनका जन्म स्थान देख लो, उनकी मोटी मोटी रचनाएं देख लो कौन कौन सी उसकी लिखी हुई है, और बड़ा कोई इनाम, कोई पारितोषिक आपकी याद आता है कि हाँ, यामा रचना पर महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, तो यामा रचना वो लिख लो। और फिर देख लो कि वो भाषा शैली किस प्रकार की लिखती है अपनी कविताओं में, कहानियों में, नाटकों में। तो ये चीजें आप नोट कर लो एक साइड में, 5-7 लाइनों में। वो पाठ परिचय के साथ साथ कवि परिचय भी आपका तैयार हो जाएगा, है ना। तो वो भी आप याद करो। और एक पेज पर 4 कवियों का आप कवि परिचय लिख सकते हो, एक पेज पर 5-5, 7-7 लाइनों में। और वो जेब में रखा करो, आते जाते ही बच्चे तो बस में स्कूल आते हैं ना, तो बस में याद कर लेते हैं। तो आप पढ़ाई से अब कंटिन्यू हो जाओ, थोड़ा ही समय बचा है, जो कुछ पढ़ा है उसका दोहरान आज मैं शुरू करा रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। विद्यालय शिक्षा ज्यादा नहीं हुई, 8वीं तक पढ़ा था, लेकिन कई भाषाओं को उनकी जानकारियां थी, ठीक है ना। संस्कृत भी आती थी, पाली, उर्दू, अंग्रेजी, इन भाषाओं पर उनका अधिकार था। इसके अलावा वो इतिहास, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र और पुरातत्व के भी प्रकांड विद्वान थे। ये कवि परिचय में बता रहा हूँ मैं आपको। आए तो ये 4-5 लाइनें लिख करके अलग से चार्ट बना के छोड़ लो, तैयारी सिस्टम से होती है बेटा, और बैठे बैठे तैयारी नहीं होती, और इंतजार करने से नहीं होती। जो समुद्र में डुबकी लगाएगा ना, वो मोती लेकर आएगा। किनारे पर खड़े रहकर लहरें गिनने से मोती बाहर नहीं आते, डुबकी लगानी पड़ती है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये चार्ट्स बना करके अलग अलग रख लो, आप याद आ जाएंगे। प्रसाद जी का जो साहित्य है वो राष्ट्रीय जागरण का साहित्य है, और इन्होंने अपने साहित्यों में भारतीय संस्कृति को भी बहुत महत्व दिया है, उसका गौरवगान किया है, भारतीय परंपराओं का। इनके अलावा प्रसाद जी ने कविताएं तो लिखी है, श्रेष्ठ कामायनी जैसा महाकाव्य लिख दिया है, ये भी लिखना आपको, कामायनी महाकाव्य लिखा है। उसके अलावा इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, इनमें भी अपनी कलम चलाई है। मतलब ये है जैसे अपने क्रिकेट का नाम लेते हैं ना, क्रिकेट का, तो कोई अच्छा बॉलिंग कर सके, वही आदमी अच्छी फील्डिंग कर सके, वही आदमी अच्छी बैटिंग कर सके, तो हम क्या कहते हैं? ऑलराउंडर है, कहते हैं ना। और हर खिलाड़ी ऑलराउंडर होता है क्या? जो बॉलिंग कर सकता है वो बढ़िया बैटिंग नहीं कर पाएगा, जो बैटिंग कर सकता है वो बढ़िया बॉलिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ प्रतिभाएं होती है जो ऑलराउंडर होती है ना। तो कई कवि हैं, वो कवि हैं, वो नाट्यकार नहीं है, वो कहानीकार नहीं है, वो उपन्यासकार नहीं है। और जिन्होंने कहानियां, उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने बढ़िया कविताएं नहीं लिखी है या कविताओं में कलम नहीं चलाई है।
लेकिन जयशंकर प्रसाद को मैं कह सकता हूं कि ऑलराउंडर थे। जितना सुंदर बढ़िया काव्य लिखा है, कविताएं लिखी है, उतने ही बढ़िया नाटक लिखे हैं, कहानियां भी गजब लिखी है। आपके जयशंकर प्रसाद की कोई कहानी सुनी हुई याद आ रही है? नहीं याद आ रही? छोटा जादूगर सुनी है कभी? तो वो किसकी लिखी हुई है? इन्हीं की तो लिखी हुई है। तो कहानियों में भी जबरदस्त लेखन कार्य किया है जयशंकर प्रसाद ने। तो इसके अलावा आप 2-4 लाइन ये लिख देना कि अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, दुरुस्वामिनी, ये इतने तो नाटक लिखे इन्होंने। और कंकाल, तितली, इरावती, इरावती थोड़ा पूरा नहीं हो पाया, इनकी मृत्यु हो गई, वो अपूर्ण है थोड़ा। ये उन्होंने उपन्यास लिखे 2 चेहरे के। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप, ये कहानियां हैं। ये 4 कहानियां नहीं है, ये कहानी संग्रह, इनमें कई कई कहानियां हैं। क्योंकि आप मानते हो कि एक कहानी 2, 4, 5 पेजों की होती है, तो 5 पेजों की कोई किताब छपती है क्या? तो कई कहानियां इकट्ठी हो जाती है ना, तब वो किताब छपवा लेते हैं। फिर उन किताब का नाम रखना होता है, तो वो नाम या तो अपनी मर्जी से कोई रख लेता है, या उन्हीं जो उसके अंदर कहानियां हैं उन्हीं कहानियों के से में से कोई शीर्षक ले लेता है, वो किताब का भी रख देता है। जैसे आकाशदीप किताब का भी नाम है, और उसमें एक कहानी भी है जिसका नाम आकाशदीप है। समझ गए? तो इन्होंने कहानियां भी लिखी है और निबंध भी लिखे हैं, काव्य और कला। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये इनकी कविताएं हैं जबरदस्त। तो ऑलराउंडर थे। तो इतना कुछ मैंने बोला है, ये आप घर पर एकांत में बैठकर जितना जितना मैंने बोला है वो एक पेज पर लिख करके और जेब में डालते रहना। आते जाते रास्ते में मतलब स्कूल के रास्ते में अगर बस में जा रहे हो तो, है ना, यूं गली में फाड़ कर मुंह फाड़ के नहीं चला, कोई टक्कर मार देगा सामने से, ठीक है? तो बस में बैठे हो तो स्कूल पहुंचते पहुंचते 15-20 मिनट में आपकी याद हो जाएगी। और हर बार पढ़ेंगे ना, 2-4 दिन बाद 2-4 दिन बाद पढ़ते रहेंगे, तो ये कुछ ही दिनों में याद हो जाती है। समझ बात है? तो ये याद करना आपका काम है। मैं दोहरान करवा रहा हूँ, सुनते रहो और अपने हिसाब से तैयारी करते रहो। तो ये तो कवि परिचय के बारे में था। अब अपने चलते हैं पाठ परिचय। देवसेना का गीत प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। जो पहला गीत है ना देवसेना का, वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। देवसेना, ये आपने पहले पढ़ा होगा, जुलाई में पढ़ा है, थोड़ा भूल गए होंगे शायद, है ना? याद रखा करो इनको, तो अब दोबारा दोहराई हो जाएगी। देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। और हुणों के जब आक्रमण हुए थे आर्यवर्त पर, उसमें आर्यवर्त यानी भारत संकट में था, तो बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त हो गई थी। और उसकी बहन बच गई थी, देवसेना, वो बच गई थी। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत ले लेती है। व्रत मतलब प्रण, कि मुझे भी मेरे भाई की तरह देश की रक्षा करनी है, ऐसा वो मन में ठान लेती है। ये स्कंदगुप्त नाटक में है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। यहां एक प्रेम कहानी भी चलती है स्कंदगुप्त नाटक में। तो ये जो देवसेना थी वो स्कंदगुप्त को चाहती थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता था। ये अलग ही प्रेम कहानी है। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है और वो संपर्क बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देवसेना भी उसका इंतजार करते करते थक गई थी और उसने उसका सपन देखना भी बंद कर दिया था। अब उल्टी कहानी पलट गई। पहले वो मिलना चाहती थी, तो वो कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता था। अब उसके कुछ दिमाग में आई कि नहीं, वो मुझे ज्यादा चाहती है, उसके पास रह के मैं ज्यादा खुश हो सकता हूँ। अब उसकी तरफ आया, तब तक उसने इंतजार कर करके हार गई थी वो, और उसने सोचा छोड़ो, जो हमारे किस्मत में नहीं है तो उसके पीछे क्या भागना, क्या इंतजार करना। तो उसने अपना मानस ही बदल लिया था। तो ये कहानी चली है बीच में। किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गा गा कर भीख मांग करके अपना जीवन बिताने लग गई थी। अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था और महादेवी की समाधि प्रतिष्ठित करती रही। स्कंदगुप्त के अन्य विनय पर प्रार्थना करता वो कि मेरा प्रेम पत्र स्वीकार कर लो।
इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सोजा, ये कविता की पंक्ति है, हृदय की कोमल कल्पना सोजा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए वे लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। अब ये देवसेना अपने ही आप को समझा रही है कि वो आया था तेरे द्वार पर, भले ही लेट सही, भले ही जीवन के अंतिम पड़ाव में सही आया था, लेकिन तब तूने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, तो अब पछताने से क्या फायदा है। अब उसने अपने आप को फिर समझा लिया। ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सब से मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, आहा वेदना मिली विदाई, ये गीत गाती है वो, आहा वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभव में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है, क्योंकि उसने जो जीवन में प्राप्त किया वो क्या थी, विरह, विरह के क्षण, विरह के पल, वही उसकी कमाई थी, वही उसने जीवन में कमाया था। क्योंकि जिससे वो प्रेम करती थी उसने उसको स्वीकार नहीं किया, जब वो स्वीकार करने आया तब तक इसने मानस बदल दिया। अब इसके फिर याद आता है तो फिर अपने मन को समझाती है कि नहीं, जब तुमने एक बार उसको दुत्कार दिया तो फिर उसकी बातों को याद कर करके जीवन खराब क्यों किया जाए। तो एक तरह से दोनों सन्यासी या योगी की तरह ही जीवन जीने का व्रत ले लेते हैं। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की वेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद करती रही है। इस पाठ में बताया गया है कि वो बार बार अपने सुनहरे सपनों को जो उसने स्कंदगुप्त के साथ कल्पना में संजोए थे, उन्हीं सपनों को, उन्हीं बचपन की कल्पनाओं को याद करते हुए अपना शेष जीवन बिताती है। वह अपने यौवन के, यौवन होता है युवा अवस्था, जवानी, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रख लेती है। मतलब वो सोचती है कि मैंने जो कुछ किया वो भ्रम था, मेरा वास्तविकता नहीं थी। तो भ्रम मान करके या अपना भाग्य मान करके उन स्थितियों को अपने आत्मसात कर लेती है या अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती है, और उसमें की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्र धारा बह रही है। अजस्र मतलब लगातार, मतलब वो पुरानी प्रेम भरी अपनी यादों को, सपनों को याद करके रोती जरूर रहती है, लेकिन फिर भी एक तरह से उसने वो बुरे स्वप्न मान करके स्वीकार कर लिया या दुर्भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन वो उसकी आंखों में आंसू जरूर आते हैं विदाई की बातें याद करके। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी अभिव्यक्त करती है। मतलब मूल संवेदना इस गीत की है पीड़ा, विरह की अभिव्यक्ति। इसके साथ साथ जीवन का यथार्थ भी बताया है। अब दूसरा जो गीत है वह है कार्नेलिया का गीत। इसको पढ़ लो थोड़ा। दूसरी कविता कार्नेलिया का गीत वो जयशंकर प्रसाद का दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त, उससे लिया गया है। ये भी प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त। कार्नेलिया जो है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। कौन है? सेल्यूकस उसका सेनापति था, उसकी बेटी थी। सिंधु के किनारे, सिंधु मतलब समुद्र, सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर, ग्रीक प्रदेश, उसका शिविर लगा हुआ था। उसके वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और कहती है, सिंधु का यह मनोरम तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण में धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता, स्निग्धता व चिकनाई जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। वो भी हताश होकर के सोचती है कि क्या है ये जीवन चक्र, जहां से चली थी वहीं वापस पहुंच गई हूं। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। समुद्र की बात कर रही है कि उसकी लहरें, उसका तट, उसके तट पर प्राकृतिक
हरियाली, ये सारा देख करके वो मंत्रमुग्ध होती है, लेकिन अपने जीवन से एकदम से शांत भाव से थकी हुई अपने मन की कल्पनाओं में ये बातें कर रही है। हाँ, वह आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब वह ये गीत गाती है, वो गीत बड़ा चर्चित गीत है, वो है अरुणे यह मधुमेह देश हमारा, ये गीत गाती है। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहाँ ये जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, जिसमें बीच में कुछ गीत भी डाल दिए जाते हैं कथा के बीच में ही, तो उसको बोलते हैं चंपू काव्य। एक नया शब्द है, शायद आपने पहली बार सुना होगा, क्या नाम है? चंपू काव्य। क्या होता है चंपू? एक तो होता है गद्य, एक होता है पद्य। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य और पद्य की कहानियां कहता है बीच बीच में, कुछ कहानी कविता के माध्यम से भी आगे बढ़ा देता है। तो जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित काव्य होता है, गद्य और पद्य मिश्रित काव्य, उसको चंपू कहते हैं। समझ गए? बोल के बताओ, चंपू किसको कहते हैं? गद्य और पद्य मिश्रित काव्य। तो ये कुछ बातें अपने काव्य के माध्यम से भी, कविता के माध्यम से भी आगे बढ़ा देती है। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही तो हमारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देने वाला, लहरों को भी किनारा देने वाला, ये हमारा देश है। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हिसाब से ही भारत की महत्ता यहाँ प्रतिपादित की है। अरुणे यह मधुमेह देश हमारा, इस गीत में। तो आज पहले पाठ के बारे में थोड़ा सा आप एक तो जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ 5-10 पंक्तियाँ लिख लेना कवि परिचय के रूप में एक पेज पर, और पाठ परिचय की कुछ पंक्तियों को अंडरलाइन कर लेना और उन पर नज़र दौड़ाते रहना 2-4-5 दिन में, तो ये कविता भी याद रहेगी। और जिसकी पहले कविता ढंग से नहीं पढ़ी हुई है उसके लिए तो ये बातें फिर भी अनजान सी लगेगी, तो पहले ध्यान से पढ़ना तो जरूरी है। जो पहले नहीं पढ़ पाया तो उसको तो दोबारा सरलाट देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जिसके पहले ढंग से पढ़ा हुआ है उसको तो पाठ परिचय पढ़ते ही सारी बातें रिवाइज हो जाती है, ठीक है। कल पाठ करेंगे नंबर 2, दूसरे पाठ की कविता। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।